शांति को आज सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सिर दर्द और बदन दर्द के साथ ही कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद काम की थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा, इसलिए अनदेखा करके अपने काम में लग गई। सारे काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। उन्हें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा दलिया बना लिया और खाकर वे कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। सिर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने माथे पर थोड़ा सा बाम मला और आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेटी रही। आज उन्हें अपने पति राजेंद्र की बेहद याद आ रही थी। सचमुच राजेंद्र उनका कितना ख्याल रखते थे। थोड़ा सा भी सिर दर्द होने पर वे शांति का सिर दबाने लगते, अपने हाथों से इलायची वाली चाय बनाकर पिलाते। उनके पति कितने अधिक संवेदनशील थे। सोचते सोचते शांति की आंखों से आंसू टपक पड़े। आंसू जब गालों पर लुढ़के तो उन्हें आभास हुआ कि तन का ताप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। उन्होंने थर्मामीटर लगाकर देखा तो पारा 103 डिग्री तक पहुंच गया था। जैसे तैसे वे हिम्मत जुटाकर उठी और स्वयं ही ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखने लगी। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा देर करना ठीक नहीं रहेगा। रात हो गई है, अच्छा यही होगा कि वे कल सुबह अस्पताल चली जाए। कुछ सोचते सोचते उन्होंने अपने बेटे विपुल को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आपने कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? बेटे, मुझे काफ़ी तेज़ बुखार है। यदि तुम आ सको तो किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, शांति ने कांपती आवाज़ में कहा। मम्मी, मेरी तो कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है। कुछ बड़े अफसर आने वाले हैं। मैं कीर्ति को ही भेज देता, पर आयुष की भी तबीयत ठीक नहीं है। विपुल ने अपनी लाचारी प्रकट की। आप शिवानी को फ़ोन करके क्यों नहीं बुला लेती? उसके यहाँ तो उसकी सास भी है, वह 1-2 दिन घर संभाल लेगी। प्लीज़ मम्मी, बुरा मत मानिएगा, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। बेटे के जवाब के बाद शांति ने बेटी शिवानी को फ़ोन लगाया तो प्रत्युत्तर में शिवानी ने जवाब दिया, मम्मी, मेरा बस चलता तो मैं तुरंत आपके पास आ जाती, पर इस दिवाली पर मेरी ननद अमेरिका से आने वाली है, वह भी 3 सालों बाद। मुझे काफ़ी तैयारी व खरीदारी करनी है। यदि कुछ कमी रह गई तो मेरी सास को बुरा लगेगा। आप विपुल भैया को बुला लीजिए, मेरी कल ही उनसे बात हुई थी। कल शनिवार है, वे वीकेंड में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक का प्रोग्राम तो फिर कभी भी बन सकता है। शांति अपनी बेटी की बात सुनकर अवाक रह गई। कितनी मायाचारी की थी उनके पुत्र ने अपनी जन्मदात्री से, पर उन्होंने जाहिर में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अब कल सुबह होते ही एम्बुलेंस बुलाकर अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी महरी राधिया सुबह जल्दी ही आ जाती थी। उसकी मदद से शांति ने कुछ आवश्यक वस्तुएं रखकर बैग तैयार किया और अस्पताल चली गई। वे बुखार से काँप रही थी। उन्हें कुछ ज़रूरी फॉर्म भरवाने के बाद तुरंत भर्ती कर लिया गया। बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया था। डॉक्टर ने बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया व कुछ गोलियां भी खाने को दी, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके खून की जांच करने के लिए नमूना लिया गया। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें डेंगू है। उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही थी। अब डेंगू का इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर ने शांति से कहा, आप अकेली हैं? अच्छा, यही होगा कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, अस्पताल में ही रहिए। 2 दिन बाद एक बुजुर्ग सज्जन ने नर्स के साथ उनके कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथ में फलों का बुके व कुछ फल थे। शांति ने उन्हें पहचानने की कोशिश की। दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें याद आया
कि उस सज्जन को उन्होंने सवेरे घूमते समय पार्क में देखा था। वे अक्सर रोज ही मिल जाया करते थे, पर उन दोनों में कभी कोई बात नहीं हुई थी। तभी उन सज्जन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हूँ जयराम गुप्ता, आपकी कॉलोनी में ही रहता हूँ। रधिया मेरे यहाँ भी काम करती है। उसी से आपकी तबीयत के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि आप बिल्कुल अकेली है, इसलिए आपको देखने चला आया। शांति ने फलों की तरफ देखकर कमजोर आवाज में कहा, इनकी क्या ज़रूरत थी? अरे भाई, आपको ही तो इसकी ज़रूरत है, तभी तो आप जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट पाएंगे। कहने के साथ ही जयराम जी मुस्कुराते हुए फल काटने लगे। शांति को बहुत संकोच हो रहा था, पर वे चुप रही। अब तो रोज ही जयराम जी उन्हें देखने अस्पताल आ जाते, साथ में फल लाना ना भूलते। उनका खुश मिजाज स्वभाव शांति को अंदर ही अंदर छू रहा था। करीब 8 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। शाम तक वे घर वापस आ गए। वे अभी रात के खाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी जयराम जी डब्बा लेकर आ गए। शांति सकुचाते हुए बोली, आपने नाहक तकलीफ की, मैं थोड़ी खिचड़ी खुद ही बना लेती। जयराम जी ने खाने का डब्बा खोलते हुए जवाब दिया, अरे शांति जी, वही तो मैं लाया हूँ, लौकी की खिचड़ी। आप खाकर बताइएगा कि कैसी बनी। वैसे एक राज की बात बताऊं, खिचड़ी बनाना मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया था। वह रसोई के काम में बड़ी पारंगत थी। वह खिचड़ी जैसी साधारण चीज को भी एक नायाब व्यंजन में बदल देती थी। कहने के साथ ही वे कुछ उदास से हो गए। इस दुनिया से जा चुकी पत्नी की याद उन्हें ताजा हो गई। जीवन साथी के बिछोह का दुख वे जानती थी। उन्होंने जयराम जी के दर्द को महसूस किया। वह तुरंत प्रसंग बदलते हुए पूछा, जयराम जी, आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ पर हैं? मेरे 2 बेटे हैं, वह दोनों अमेरिका में ही सेटल है। उन्होंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, फिर उठते हुए बोले, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। शांति को लगा कि उन्होंने जयराम जी की कोई दुखती रग को पूछ लिया है। वे अपने बेटों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते थे। अब तो अक्सर जयराम जी शांति के यहाँ आने लगे। वे लोग कभी देश के वर्तमान हालत पर, कभी समाज की समस्याओं पर और कभी टीवी सीरियलों के बारे में चर्चा करते, पर अपने अपने परिवार के बारे में दोनों ने कभी कोई बात नहीं की। एक दिन जयराम जी और शांति एक पारिवारिक धारावाहिक के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें एक स्त्री के पत्नी व माँ के उज्जवल चरित्र को प्रस्तुत किया गया था। जयराम जी अचानक भावुक हो उठे। वे आर्द्र स्वर में बोले, मेरी पत्नी केसर भी एक आदर्श पत्नी और माँ थी। अपने पति व बच्चों का सुख ही उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपने बच्चों की एक खुशी के लिए अपनी हजारों खुशियाँ न्यौछावर कर देती थी। उसके प्रेम और व्यवहार की तुलना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत ही मेधावी थे। दोनों ने ही कंप्यूटर में बीए किया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगे। केसर के मन में बहू लाने के बड़े अरमान थे। वह अपने बेटों के लिए अपने ही जैसी गुणों से युक्त बहू लाना चाहती थी, पर बड़े बेटे ने अपने ही साथ काम करने वाली एक ऐसी विजातीय लड़की से प्रेम विवाह कर लिया जो मेरी पत्नी के मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। उसे बहुत दुख हुआ, रोई भी। फिर धीरे धीरे समय के मलहम ने उसके घाव भरने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद छोटा बेटा भी कंपनी की तरफ से अमेरिका चला गया। जाते वक्त उसने अपनी माँ से कहा कि वह उसके लिए अपनी मनपसंद लड़की खोज कर रखे। 1 साल बाद जब वह भारत लौटेगा तो शादी करेगा, पर वह अमेरिका के माहौल में इतना रचा बसा
कि वहाँ ही अस्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अमेरिकी लड़की से विवाह कर लिया। केसर के सारे अरमान धूल धूसरित हो गए। वह बिल्कुल खामोश रही और एकदम जड़वत हो गई। बस अकेले ही अंदर वेदना के आशव की पीती रही। नतीजा यह हुआ कि वह बीमार पड़ गई और फिर एक दिन मुझे अपनी यादों के सहारे छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। यह कहते कहते जयराम जी की आवाज़ भर्रा गई। शांति की आंखों की कोर भी गीली होने लगी। ये भीगे कंठ से बोली, ना जाने क्यों बच्चे अपने माँ बाप के सपनों की समाधि पर ही अपने प्रेम का महल बनाना चाहते हैं। फिर वे रसोई घर की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय बना कर लाती हूँ। मूंग की दाल सुबह ही भिगो कर रखी थी। आप मेरे हाथ के बने चीले खाकर बताइएगा कि केसर जी के हाथों जैसा स्वाद है या नहीं। जयराम जी के उदास मुख पर मुस्कान की क्षीण रेखा उभर आई। थोड़ी ही देर में शांति गर्मा गर्म चाय व चीले लेकर आई। चाय का एक घूंट पीते ही जयराम जी बोले, चाय तो बहुत लाजवाब बनी है, सचमुच मज़ा आ गया। कौन कौन से मसाले डाले हैं आपने इसमें? मुझे भी बनाना सिखाइएगा। शांति ने उत्तर दिया, दरअसल यह चाय मेरे पति राजेंद्र जी को बेहद पसंद थी। मैं खुद अपने हाथों से कूटकर यह मसाला तैयार करती थी। बाजार का रेडीमेड मसाला उन्हें पसंद नहीं आता था। अपने पति का जिक्र करते करते शांति की भावनाओं की सारिता बहने लगी। बेभावातिरेक होकर बोली, राजेंद्र जी और मुझ में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में सदैव उन्होंने मुझे संबल प्रदान किया। हमने अपनी दाम्पत्य रूपी वस्त्र को प्यार व विश्वास के सुई धागे से सिला था, पर नियति को हमारा यह सुख रास नहीं आया और मात्र 35 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तब विपुल 7 वर्ष का और शिवानी 5 वर्ष की थी। मैंने अपने बच्चों को पिता का अभाव कभी नहीं खलने दिया। उन्हें लाड प्यार करते समय मैं उनकी माँ व उन्हें अनुशासित करते समय एक पिता की भूमिका निभाती थी। विपुल एक बैंक में अधिकारी है। उसकी पत्नी कीर्ति एक कॉलेज में लेक्चरर है। शिवानी के पति विवेक जी इंजीनियर है। वे लोग भी इसी शहर में ही है। उनकी एक बेटी भी है। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं फ्री थी, इसलिए जब कभी ज़रूरत पड़ती विपुल और शिवानी मुझे बुलाते थे। पर बाद में काम निकल जाने के बाद उन दोनों के व्यवहार से मुझे स्वार्थ की गंध आने लगती थी। मैं मन को समझाकर तसल्ली देती थी कि यह मेरा कोरा भ्रम है, पर सच्चाई तो कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। बात उस समय की है जब कीर्ति दोबारा गर्भवती थी। तब मुझे उन लोगों के यहाँ कुछ माह रुकना पड़ा था। एक दिन विपुल मुझसे लाड भरे स्वर में बोला, मम्मी, आपके हाथ का बना मूंग की दाल का हलवा खाए बिना बहुत दिन हो गए। कीर्ति को तो बनाना ही नहीं आता। मैंने उत्साहित होकर अगले ही दिन पिट्ठी को धीमे धीमे आंच पर भूनकर बड़े ही मनोयोग से हलवा तैयार किया। भले ही रात को हाथ दर्द से परेशान रही। अब तो विपुल खाने में नित नई फरमाइशी करता और मैं पुत्र प्रेम में रोज ही सुस्वादु व्यंजन तैयार करती। बेटे बहू तारीफ़ों की झड़ी लगा देते, पर मुझे नहीं पता था मेरे बेटे बहू प्रशंसा का शहद चटा चटा कर मेरा देह दोहन कर रहे हैं। एक दिन रात को मैं दही जमाना भूल गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे याद आया और मैं किचन की तरफ जाने लगी तो बहू की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, सुनो जी, यदि मम्मी हमेशा के लिए यहीं रह जाए तो कितना अच्छा रहे। मुझे कॉलेज से लौटने पर बढ़िया गर्मा गर्म खाना तैयार मिलेगा। कभी दावत देनी हो तो होटल से खाना नहीं मंगाना पड़ेगा और बच्चों की भी देखभाल होती रहेंगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर 2 कमरों की इस छोटे से फ्लैट में
असुविधा होगी। विपुल ने राय प्रकट की। बहू ने बड़ी ही चालाकी भरे स्वर में जवाब दिया, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। यदि मम्मी जी विदिशा का घर बेच दे और आप बैंक से कुछ लोन ले ले तो 3 कमरों का हम खुद का फ्लैट खरीद सकते हैं। विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं उचित मौका देखकर मम्मी से बात करूँगा। बेटे बहू का स्वार्थ मेरे सामने बेपर्दा हो चुका था। मैं सोचने लगी कि अधन होने के बाद कहीं मैं अनिकेतन भी ना हो जाऊं। बस 2 दिन बाद ही मैं अपने घर विदिशा लौट आई। शिवानी का भी कमोबेश यही हाल था। उसकी भी गिद्ध दृष्टि मेरे मकान पर थी। जयराम जी, मैं काफ़ी अर्थाभाव से गुजर रही हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया, शिवानी की शादी की। यह मकान मेरे पति ने बड़े ही चाव से बनाया था। तब जमीन सस्ती थी। जब उनकी मृत्यु हुई, मकान का कुछ काम बाकी था। मैंने आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हुए जैसे तैसे इसको पूरा किया। अभी बीमार हुई तो काफ़ी खर्च हो गया। मैं सोचती हूँ कि कुछ ट्यूशन्स ही कर लूँ। मैं एक स्कूल में हायर सेकेंडरी क्लास की केमिस्ट्री की शिक्षिका थी। जयराम जी ने शांति की बात का समर्थन करते हुए कहा, आप शुरू से ही शिक्षण व्यवसाय से जुड़ी है, इसलिए इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ सोचते हुए बोले, क्यों ना हम एक कोचिंग सेंटर खोल ले। मैं एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर था। मेरे एक मित्र हैं किशोर वर्मा, वे उसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वे मेरे पड़ोसी भी हैं, उनकी भी रुचि इसमें है। हम लोगों के समय का सदुपयोग हो जाएगा और आपको सहयोग हो जाएगा। हम इसका नाम रखेंगे शांति कोचिंग सेंटर, क्योंकि कोचिंग खोलने की पहल आपने की है। शांति उत्साह से भर गई और बोली, 2-3 विद्यालयों के प्रिंसिपल से मेरी पहचान है। मैं कल ही उनसे मिलूंगी और विद्यालयों के नोटिस बोर्डों पर विज्ञापन लगवा दूंगी। किशोर जी भी सहर्ष तैयार हो गए और जल्दी ही उन लोगों की सोच ने साकार रूप में लिया। अब तो जयराम जी रोज ही शांति के यहाँ जाने आने लगे। कभी कुछ प्लानिंग तो कभी कुछ विचार विमर्श के लिए। वे काफ़ी देर वहाँ रुकते। वैसे भी कोचिंग क्लासेज शांति के घर में ही लगती थी। किशोर जी क्लास लेकर घर चले जाते, क्योंकि उनकी पत्नी घर में अकेली थी। रोज रोज के सानिध्य से उन लोगों के दिलों में आकर्षण के अंकुर फूटने लगे। वर्षों से सोई हुई कामनाएं करवट लेने लगी। वह हृदय के बंद कपाटों पर दस्तक देने लगी। जज्बातों के ज्वार उफनने लगे। आखिर में उन्होंने एक ही जीवन नौका पर सवार होकर हमसफ़र बनने का निर्णय ले लिया। ऐसी बातें भी भला कहीं छिपती है। मोहल्ले वाले पीठ पीछे शांति और जयराम जी का मजाक उड़ाते। वह खूब रस ले लेकर उल्टी सीधी बातें करते। फिर ऐसी खबरों के तो पंख होते ही हैं। उड़ते उड़ते ये खबर विपुल और शिवानी के कानों में भी पड़ी। एक दिन वे गुस्से से दंदनाते हुए आए और शांति के ऊपर बरस पड़े। मम्मी, हम लोग क्या सुन रहे हैं? आपको इस उम्र में ब्याह रचाने की क्या सूझी? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा समाज व रिश्तेदार क्या कहेंगे? शांति ने तनिक भी विचलित ना होते हुए पलटवार करते हुए उत्तर दिया, और तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मैं भी हाड़ मांस से बनी, संवेदनाओं से भरी, जीती जागती स्त्री हूँ। मेरी भी शिराओं में स्पंदन होता है। जिंदगी की मधुर धुनों के बीच क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अकेलेपन का सन्नाटा कितना चुभता है? बेटे, बुढ़ापा तो उस वृक्ष की भांति होता है जो भले ही ऊपर से हरा ना दिखाई दे, पर उसके तने में नमी विद्यमान रहती है। यदि उसकी जड़ों को प्यार के पानी से सींचा जाए तो उसमें भी अरमानों की कलियां चटक सकती है। जब तुम्हारे पापा ने इस संसार से विदा ली, मैंने जीवन के सिर्फ 30 वसंत ही देखे थे। मुझे लगा
कि अचानक ही मेरे जीवन में पतझड़ का मौसम आ गया है तथा मेरे जीवन के सारे रंग ही बदरंग हो गए हैं। मैंने तुम लोगों के सुखों के लिए अपनी सारी आकांक्षाओं को आहुति दे दी, पर जवान होने पर तुम लोगों की आंखों पर स्वार्थ की इतनी गहरी धुंध छाई जिसमें कर्तव्य और दायित्व जैसे शब्द धुंधले हो गए। जब मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने तुम लोगों को बुलाया तो तुम दोनों ने बहाने गढ़कर अपने अपने पल्लू झाड़ लिए। ऐसे आड़े वक्त और तकलीफ में जयराम जी एक हमदर्द इंसान के रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाकर मुझे मानसिक सहारा दिया। वे मेरे दुख दर्द के ही नहीं, भावनाओं के भी साथी बने। अब मैं उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। विपुल और शिवानी को आत्मग्लानि का बोध हुआ। वे पछतावे भरे स्वर में बोले, मम्मी, आज आपने हमारी आंखें खोलकर हमें अपनी गलतियों का एहसास कराया है और जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से भी साक्षात्कार करवाया है। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। हमारी भूलों के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के गुलाब महकते रहे, ऐसी हम लोगों की मंगल कामना है। अपनी संतानों की ये बातें सुनकर शांति की खुशी दोगुनी हो गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।